कभी आपने किसी कंस्ट्रक्शन साइट को ऑब्जर्व किया है? अचानक पहले क्या होता है वहाँ पे? पहले वहाँ कुछ नहीं होती है, बस ज़मीन होता है और अचानक से कोई बिल्डिंग वहाँ पे खड़ा हो जाता है, या फिर कोई मॉल खड़ा हो गया, कोई शॉप खड़ा हो गया, कोई घर खड़ा हो गया। तो अगर कभी ध्यान से देखा होगा तो वो कैसे बनते हैं? एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट, वैसे ही करते 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 उन ब्रिक्स से वो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो कभी आपने सोचा है कि एक लाइफ फॉर्म का, किसी ऑर्गेनिज्म का, ह्यूमन का, एनिमल का यूनिट क्या है? एक ह्यूमन किस चीज़ से बना है? कोई तो चीज़ होगा जिससे वो धीरे 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 सारा स्ट्रक्चर फॉर्म करके वो एक ह्यूमन को बना रहा होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि क्या है? सेल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, आई एम श्वेता एंड वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सभी अच्छे होंगे। तो हम पहले देखते हैं सेल के डेफिनेशन को। तो सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कैसा? अगर इसे हम ब्रेक करके देखें तो क्या बोलेंगे? ये किसी लाइफ फॉर्म का स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये क्या करता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू बॉडी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल। और फंक्शनल यूनिट कहते हैं क्योंकि ये सारे फंक्शन को गवर्न करता है। ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी टेक प्लेस एट द सेल लेवल। सेलुलर लेवल पे सारे काम होते हैं, इसलिए इसे फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। तो सेल क्या है? इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेल की डिस्कवरी हुई कैसे? आखिरकार कैसे पता चला कि सेल ही यूनिट है हम एक लाइफ फॉर्म का? तो एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 में सेल को देखा था, और उन्होंने जो सेल को देखा था वो एक्चुअली उस टाइम डेड सेल थे। उन्होंने कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा था, हनी कॉम के जैसा स्ट्रक्चर देखा था। तो उन्होंने फिर बोला कि अरे यही यूनिट है लाइफ का, और उन्होंने इसका नाम क्या दिया? सेल दिया। फिर कुछ टाइम बाद रॉबर्ट ब्राउन आए, जिन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को खोजा। कब? 1831 में। तो सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद सेल थ्योरी दिया गया। इसके अंदर क्या स्टेटमेंट्स है? इसके अंदर मेन 3 स्टेटमेंट है। स्वान और स्केलर ने ये स्टेटमेंट्स दिए थे। तो उन्होंने क्या कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी सेल्स के बने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट लाइफ का है, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं। और ऑल न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कोई भी न्यू सेल है वो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब जो पहले से यहाँ पे है, उससे वो अराइज कर रहे हैं। डेट इज ऑल न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे सेल कहाँ से आ रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेल किसी में एक भी होते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म हमें ऐसे मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है। कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिसमें मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं। तो नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कैसे बांटा गया है?
यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। किन दो कैटेगरी में बांटा गया है ऑर्गेनिज्म को नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनि मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल है, यूनिसेलुलर, और जिसमें एक से अधिक मोर देन वन सेल है उनका क्या नाम है? मल्टीसेलुलर, मतलब मेनी नंबर ऑफ सेल होंगे उसमें। तो अगर हम देखें कि यूनिसेलुलर कौन से ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर में हमारा आ जाएगा अमीबा, पारामीशियम, बैक्टीरिया। ये सब किनके एग्जाम्पल है? यूनिसेलुलर, मतलब ये सारे फंक्शन जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है वो सिर्फ एक सेल से कंप्लीट कर लेते हैं, इनका सारा फंक्शन एक ही सेल में हो जाता है। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो उनमें बहुत सारा सेल होता है और सबके अपने अपने काम होते हैं। कोई टिश्यूज़ बना लेता है, कोई टिश्यूज़ से ऑर्गन बना लेता है, फिर वो ऑर्गेनिज्म बनते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाकर। तो एक बेसिक लेवल पे काम सबका वैसे ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन होते जाते हैं जैसे वो हायर लेवल के हो जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे लेवल के ऑर्गेनिज्म भी हमें देखने हैं। तो वो कैसे होंगे? या तो वो टिश्यू लेवल के ऑर्गेनिज्म होंगे, या तो वो ऑर्गन लेवल के ऑर्गेनिज्म होंगे, या फिर सिस्टम लेवल के ऑर्गेनिज्म होंगे। जो कि ह्यूमन का एग्जांपल हम ले तो वो क्या है? हमारे अंदर वेल डिफाइंड सिस्टम है, सारे सिस्टम वेल डिफाइंड है, तो हम एक हायर ऑर्गेनिज्म के तौर पे माने जाते हैं। तो एग्जांपल क्या होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का? प्लांट, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स में जैसे टाइगर ले लो, या फिर बर्ड्स ले ले, क्रो ले ले, कुछ भी ले ले। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अलावा सारे मल्टी सेलुलर हैं। तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल हमने क्या देखा? अमीबा, पारामीशियम, बैक्टीरिया। मेनली बैक्टीरिया जो है वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। तो उनके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं बैक्टीरियाज के। तो ये सब क्या हुए? यूनिसेलुलर। अब इसके बाद हम आ जाते हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल। हमने देखा कि सेल, एक सेल से भी ऑर्गेनिज्म बना था और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी थे हमारे पास। तो हम देखेंगे कि एक सेल जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है, उसका साइज कैसा होता है। तो मेनली स्मॉलर एनिमल्स में तो हमें वो एक ही टाइप के दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्पेसिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल देखने को मिलते हैं। कोई रड शेप्ड का सेल होगा, कोई स्पेरिकल होगा, कोई ओवल होगा, कोई स्पिंडल शेप्ड होगा। तो वो बहुत सारे शेप में हमें देखने को मिलेंगे। हम अगले स्लाइड में इसका पिक्चर देखेंगे कि किस टाइप के सेल्स होते हैं। और साइज भी वैसे ही है कि वो वेरी करते हैं। हम देखेंगे आगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स होते हैं। तो उसमें जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है, यूकैरियोट्स का साइज़ बड़ा होता है, और शेप के अकॉर्डिंग भी वो साइज़ वेरी करता है। साइज ऑल्सो वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वाइज हम देखेंगे तो ये डिफरेंट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे सेल्स होते हैं। तो ये हम जो पिक्चर देख रहे हैं वो सारे सेल ही हैं, वो एक ही सेल का पिक्चर हम देख रहे हैं। ये क्या है? नर्व सेल है। ये क्या है? ओवम है। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? स्पर्म है। ये क्या है? बोन सेल है। ये क्या है? ब्लड सेल है। ये क्या है? फैट सेल है। ये क्या है? स्मूथ मसल सेल है। लेकिन हम अगर इसके शेप पे ध्यान दें तो कोई ओवल है, कोई रॉड शेप्ड है, कोई स्पिंडल शेप्ड है। तो ये सारे जो है वो शेप में वेरी कर रहे हैं, और शेप में वेरी कर रहे हैं तो साइज़ में भी वेरी कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा? शेप और साइज सेल्स का वेरी करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल। तो 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रो मतलब क्या? पुराना, कुछ पुराना जैसा नहीं लगता है।
तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं, और ये प्रिमिटिव है और इनकम्प्लीट सेल है। मतलब अगर हम इवोल्यूशन के साइड से देखें तो ये कैसा है, ये प्रिमिटिव है। मतलब ये पहले सेल आए हैं, यूकैरियोट से पहले कौन सा सेल आया है, प्रोकैरियोट, और ये इनकम्प्लीट सेल है क्योंकि इसमें हमें कुछ ऑर्गेनेल्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं है इसके पास। और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरियाज, ये हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। ये मेन पॉइंट है भाई कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है इसमें, और सारे सेल, सारे ऑर्गेनिज्म जो है प्रोकैरियोटिक वो यूनिसेलुलर है। एग्जाम्पल आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, ये सब क्या है, प्रोकैरियोट्स है। उसके बाद यूकैरियोट कौन है, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है, मतलब उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा। हमने क्या देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था, तो उन्होंने जो सेल लिया होगा वो कैसा होगा, वो यूकैरियोटिक सेल होगा, तभी तो उसमें न्यूक्लियस मिला उन्हें। तो उन्होंने न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस को देखा था, और प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और ये एडवांस सेल होते हैं, ये कंप्लीट सेल होते हैं, और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर, दोनों ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, एक्सेप्ट बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। मतलब जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट प्रोकैरियोट्स जो है जैसे कि बैक्टीरियाज हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनको छोड़ के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। अब इसके बाद हम पिक्चर में अगर देखें तो हमने क्या देखा था, यूकैरियोट्स के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। कैसा न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस न्यूक्लियस को हम देख सकते हैं कि इतने स्पेस में ये न्यूक्लियस है। लेकिन वही हम प्रोकैरियोट्स में आ जाएं तो यहाँ पे हमें न्यूक्लियोइड दिखेगा जो कि वेल डिफाइंड नहीं है। कैसे है, ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। और यूकैरियोट्स कैसे हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसमें डिफरेंट पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से दिखाया गया है कि यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं है। प्रोकैरियोट्स में हम देखेंगे तो फ्लैजिला तो हमें दिख रहा है, उसके अलावा अगर हम किसी सेल ऑर्गेनेल को देखें जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमें प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन यूकैरियोट्स में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो हमने क्या देखा कि यूकैरियोट्स जो होते हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, उनका न्यूक्लियस फर्दर डिवाइडेड है, उनका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर देख लिया जिसे हम न्यूक्लियोइड बोल दिया। और ये सेल वॉल से क्या है, इसका सेल वॉल कवरिंग है, उसमें एक फ्लैजिला है। लेकिन यूकैरियोट्स में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी हैं न्यूक्लियस के साथ। तो हम देखते हैं डिफरेंस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो हम देखेंगे डीएनए जो होते हैं प्रोकैरियोट्स के वो नेक्ड होते हैं, और डीएनए सर्कुलर भी होते हैं। और वहीं हम यूकैरियोट्स में आएंगे तो डीएनए बाउंड टू प्रोटीन, वो प्रोटीन से घिरे होते हैं। और डीएनए जो होते हैं सर्कुलर नहीं होके कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं, यूजुअली नो इंट्रॉन्स। जो प्रोकैरियोट्स में है डीएनए जो है उनका, उसमें इंट्रॉन्स हमें नहीं दिखता है। डीएनए में दो स्ट्रक्चर होते हैं, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स करके, तो इंट्रॉन्स हमें नहीं मिलेंगे प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में मिलेंगे। ऑर्गेनेल की बात करते हैं तो हमें नो न्यूक्लियस मिलेगा, मतलब ऑर्गेनेल जो भी है उसमें हमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। और ये मतलब ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं है, लेकिन यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस है। और इसमें जो भी ऑर्गेनेल्स होंगे प्रोकैरियोट्स में कौन से थे, राइबोसोम्स, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे। लेकिन यूकैरियोट्स में हम अगर देखेंगे
जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। अगर हम उसके राइबोसोम को देखें तो वो प्रोकैरियोट्स में कैसे होंगे, 70S के होंगे और यूकैरियोट्स में 80S होंगे। रिप्रोडक्शन को देखेंगे तो प्रोकैरियोट्स मेनली बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करेंगे और यूकैरियोट्स में बोथ माइटोसिस और मियोसिस होगा। प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम मिलेंगे और यूकैरियोट्स में पेयर में मिलेंगे। अगर एवरेज साइज हम देखें, अगर हम एवरेज साइज प्रोकैरियोट्स का देखें तो 1 to 5 माइक्रोमीटर होगा और यूकैरियोट्स में उससे लार्जर होंगे। ये स्मॉलर देन 1 to 5 माइक्रोमीटर होगा और लार्जर देन 10 to 100 माइक्रोमीटर यूकैरियोट्स में होगा। तो हमने देखा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस। अब हम आते हैं किस पे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे। ये जो हम सेल देख रहे होंगे वो कौन सा होगा, ये हम पढ़ रहे होंगे यूकैरियोटिक सेल को। तो सेल जो होता है बेसिकली 3 कंपोनेंट्स का बना होता है। कौन कौन से, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। हम देखेंगे किसी ऑर्गेनिज्म में जो आउटर लेयर होता है वो या तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, किसी किसी में सेल मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल होता है। तो पहला हमारा क्या कंपोनेंट है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सभी में होंगे, सेल वॉल कुछ कुछ में होंगे, कुछ कुछ में नहीं होंगे। फिर दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा क्या है, साइटोप्लाज्म। अब हम 1 by 1 देखते हैं, सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन क्या है, इट इज़ कवरिंग ऑफ सेल। ये क्या है, कवरिंग ऑफ सेल है। मतलब अगर हमारा ऐसा कोई सेल है या जिस भी शेप का सेल है तो जो उसका आउटर कवरिंग है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, जो कि सेपरेट करता है सेल कंटेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ये इन्वायरमेंट है बाहर का और अंदर में ये सेल कंपोनेंट्स है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, दोनों को सेपरेट करने का काम करेगा। इट इज़ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, और ये लिविंग होता है और ये एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी में पाया जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे तो कैसा होता है, ये वेरी थिन होता है, डेलिकेट होता है, इलास्टिक होता है और सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस है जो बाहर से अंदर जाना चाह रहा है तो वो ऐसे ही नहीं जा सकता है जब तक उसे सेल मेम्ब्रेन जो है अलाउ नहीं करे कि तुम्हें अंदर जाना है या नहीं। तो मतलब ये क्या काम करता है, एक गाइड की तरह काम करता है। तुम सेल के लिए अच्छे हो, ठीक है, तुम अंदर जाओ। अगर तुम सेल के लिए अच्छे नहीं हो तो मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। जो चीज़ों को वो अंदर भेजते हैं वो सेल के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे तभी भेजते हैं, अगर वो हार्मफुल होंगे तो वो नहीं जाने देते हैं। और ये किससे बने होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं। कभी कभी इसे हम शॉर्ट में लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। तो किससे बने होते हैं सेल मेम्ब्रेन, लिपिड और प्रोटीन से। तो फंक्शन देखेंगे, एज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या देखा हमने, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो ये क्या करता है, इट अलाउज द फ्लो ऑफ लिमिटेड सब्सटेंस। मतलब लिमिटेड सब्सटेंस की ही एंट्री और एग्जिट को ये अलाउ करता है। क्या काम करता है सेल मेम्ब्रेन, लिमिटेड सब्सटेंस के एंट्री और एग्जिट को अलाउ करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो एडिशनल कवरिंग है। कैसा कवरिंग है, एडिशनल। सेल मेम्ब्रेन के बाद ये एडिशनल कवरिंग है जो कि मोस्टली हमें किस में मिलेगा, प्लांट सेल में मिलेंगे और प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे, साथ में हमें फंजाई में भी मिलेंगे ये। तो सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और फंजाई में। तो सेल वॉल कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, थिक होते हैं, फ्रीली परमिएबल कवरिंग होते हैं। कैसे होते हैं, फ्रीली परमिएबल।
हमने उसमें क्या देखा था, सेलेक्टिवली परमिएबल थे। और ये किससे बने होते हैं, सेल वॉल। प्लांट के सेल वॉल सेल्यूलोज से बने होते हैं, और जो फंजाई के सेल वॉल हैं वो काइटिन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, काइटिन से। तो हमने क्या देखा, प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना है, और फंजाई के सेल वॉल काइटिन से बने हुए हैं। इसका फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का, एक तो ये एडिशनल कवरिंग है, तो ये क्या करता है ना, शेप प्रोवाइड करवाता है प्लांट सेल को, रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि ये एडिशनल कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। ये प्रिवेंट करता है डेसिकेशन और ड्राइनेस इन सेल। डेसिकेशन मतलब अगर सारे वाटर अगर बाहर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, सेल ड्राई हो जाएगा। तो उसी को क्या ये प्रिवेंट करता है, सबको ये लिमिटेड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि जितना फ्लो होना है चीज़ों का उतना ही होगा। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करवा रहा है, जिससे लिमिटेड आउट मतलब एंट्री और एग्जिट होगा चीज़ों का। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस, और ये वेरियस सब्सटेंस के एंट्री और एग्जिट को अलाउ करता है। तो हमने क्या देखा, सेल मेम्ब्रेन जो था वो आउटर कवरिंग था मोस्टली एनिमल सेल में, और जो प्लांट सेल में है उसमें एक एडिशनल कवरिंग आ गया, क्या, सेल वॉल का। अब हम आगे देखते हैं, सेल वॉल तो सिर्फ प्लांट्स में थे, लेकिन न्यूक्लियस पे बात आएगी तो न्यूक्लियस सारे में प्रेजेंट होंगे। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, ये डेंस और स्पेरिकल ऑर्गेनेल होता है। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, ये तो डेंस होता है, साथ में स्पेरिकल होता है। ये टू मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। कैसे होता है, टू मेम्ब्रेन से बाउंड, मतलब ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। कैसा है, डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर इनवेलप कंटेन मेनी पोर्स नोन एज न्यूक्लियर पोल्स। हमने वहाँ पे देखा था पिक्चर में कि ये न्यूक्लियस के फर्दर डिवीज़न होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म है, पोर्स है। तो कैसे होते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप होता है, उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं। द फ्लूइड विच प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसमें जो लिक्विड प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो आउटर कवरिंग था उसे क्या कह रहे थे, न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, और ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, ये जीन कंटेन करते हैं जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या करेगा, वो एक पेरेंट से दूसरे उनके ऑफस्प्रिंग में क्या करता है, डाटा ट्रांसफ़र करता है कि ये ह्यूमन का बच्चा है तो भाई इसमें 2 कान होने चाहिए, 2 हाथ होने चाहिए। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन जीन से जाते हैं, जो कि किस में प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में है। क्रोमोसोम कहाँ है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब हम इसके फंक्शन को अगर देखते हैं तो न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मतलब सेल में जितने भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं मेटाबॉलिक, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, एनर्जी लेना है, देना है, ये सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो न्यूक्लियस में हो रहे हैं। इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल। न्यूक्लियस का क्या काम है, सेल साइकिल को वो रेगुलेट करते, क्योंकि इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। तो टाइम टू टाइम न्यूक्लियस ये करता है, भाई बॉडी को और सेल की ज़रूरत है, सेल डिवाइड करो, या फिर वो सेल ग्रोथ के लिए डिवाइड हो रहे हैं या फिर रिप्रोडक्शन के लिए डिवाइड हो रहे हैं। तो ये किसका काम है, न्यूक्लियस के कारण हो रहा है, तो ये सेल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। न्यूक्लियस इज द स्टोर हाउस ऑफ जीन्स। ये कैसा है, स्टोर हाउस है। हमारे घर में स्टोर हाउस होता है ना, जिसमें बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंस है जो कि बहुत कम यूज़ आते हैं, तो कभी कभी वो निकलते हैं, तो उसे हम कहाँ रख देते हैं, स्टोर हाउस में रख देते हैं। तो वैसे ही ये जीन है,
इसका काम जब होगा, सेल डिवाइड होने का काम होगा, तभी इसको निकालता है न्यूक्लियस। तब तक ये वहाँ पे स्टोर हाउस की तरह न्यूक्लियस काम कर रहा है, उसको बस कंटेन किए हुए है। फिर जब ज़रूरत हुई तो उसे ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाएगा एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो ये हुआ न्यूक्लियस का फंक्शन। अब इसके बाद हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? इट इज़ जेली लाइक। कैसा होता है? जेली लाइक होता है, विस्कस होता है, कलरलेस सेमी फ्लूइड होता है। कैसा होता है? फ्लूइड भी नहीं होता है, सॉलिड भी नहीं होता है, ये कैसा होता है? सेमी फ्लूइड होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सपोज दिस इज अ सेल और यहाँ पे ये आउटर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो साइटोप्लाज्म हम किसे कहेंगे? ये सारे स्ट्रक्चर को हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो ये किसके बिटवीन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। अब हम देखेंगे एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म इज साइटोसोल। मतलब जो बेस है, जो मेनली साइटोप्लाज्म में क्या पाया जा रहा है, जो साइटोप्लाज्म में मेनली पाया जा रहा है उसे हम साइटोसोल कहते हैं। उसमें क्या होता है? कंटेन अ वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। इस साइटोसोल में वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं एंड अदर इनसॉल्युबल बेस्ट प्रोडक्ट। और कुछ इनसॉल्युबल बेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं एंड स्टोरेज प्रोडक्ट भी होते हैं। तो ये सारे तरह के प्रोडक्ट को रखता है, सेल ऑर्गेनेल को भी रखता है। अगर स्टोरेज प्रोडक्ट में देखें तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड, ये सब को वो रखता है अपने साइटोसोल में। फंक्शन क्या है? प्रोटोप्लाज्म एक्ट एज ए स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल लाइक अमाइनो एसिड। मतलब ये स्टोर करता है, एक रिजर्वायर की तरह काम करता है, जो वेरी वाइटल, जो एसेंशियल केमिकल्स हैं हमारे बॉडी के लिए, उनको ये स्टोर करता है। जैसे कि अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड तो बेस ही है सारे प्रोटीन्स को फॉर्म करने के लिए। उसके अलावा शुगर, विटामिन्स जो भी हैं उनको ये प्रोटोप्लाज्म स्टोर कर रहा है। इट इज़ दिस साइड ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शन। साथ में कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी यहाँ पे होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस। मतलब इसमें ग्लूकोज टूट के एनर्जी फॉर्म करता है। सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। फैट को भी फॉर्म करने का काम किसका है? कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होते हैं। तो ये सब साइटोप्लाज्म के फंक्शन है। तो हमने क्या देखा? सेल्स का कंपोजिशन मेनली 3 कंपोनेंट्स से था। क्या? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। और सेल मेम्ब्रेन के साथ किसी किसी में, प्लांट्स में, फंजाई में और प्रोकैरियोट्स में हमें क्या मिला? एक आउटर, एक एक्स्ट्रा कवरिंग क्या मिला? सेल वॉल का मिला। तो ये क्या हुआ? सेल का कंपोजिशन। और हमने क्या देखा? साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, अब इसके बारे में हम जानते हैं। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे गोल्गी अपैरेटस। तो स्टार्ट करते हैं गोल्गी अपैरेटस से। सबसे पहला हमारा जो सेल ऑर्गेनेल है गोल्गी अपैरेटस, ये क्या होता है? ये सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, वैक्यूल्स एंड फ्लैटेन क्रिस्टने। तो ये कैसे अरेंज होते हैं? जो सिस्टर्ने होते हैं वो कैसा होता है? पैरेलल टू ईच अदर। ये कैसे होते हैं? पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर इसके फिगर को देखेंगे तो हम देखेंगे ये कुछ इस तरह से स्टैक लाइक पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। और इनका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? ये स्टोर करना होता है। मेनली इसे हम स्टोर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। मॉडिफाई करते हैं, पैकेज करते हैं, डिस्पैच ऑफ सब्सटेंस, ये स्टोर हाउस की तरह काम करता है। और दूसरा फंक्शन इसका है वो है कि सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। दूसरा काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। तो हमने क्या देखा? ये स्टोर हाउस है, साथ में सिंथेसिस कर रहा है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम का। तो इसके स्ट्रक्चर कैसे थे कि सिस्टर्ने जो थे वो पैरेलली अरेंज थे। ये सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, वैक्यूल्स
और सिस्टर्स थे। तो ये हुए हमारा गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी एपेरेटस के बाद अब हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या है? इट इज़ अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा है? मेम्ब्रेनस नेटवर्क है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहाँ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस से ही स्टार्ट होके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है। मतलब ये कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड होगा? साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होगा। हमने क्या देखा था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या आता है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ये पूरे में एक्सटेंड होगा, जहाँ भी ये एक पोजीशन फॉर्म कर रहा होगा तो एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहा होगा। बीच में अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है तो यहाँ से यहाँ तक ये एक्सटेंड कर रहा होगा। इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं एंड मैच्योर्ड आरबीसी में भी नहीं होते हैं। जो मैमल्स के आरबीसीज हैं उसमें ये नहीं होते हैं। हम देखेंगे अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। जब हम सेल का पिक्चर देखेंगे, ये हम सारे ऑर्गेनेल्स पढ़ने के बाद देखेंगे ताकि हमें क्लियर हो कि ये सारे के स्ट्रक्चर कैसे हैं। तो हम उसमें पाएंगे कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप्स का दिखेगा। एक तो स्मूथ दिखेगा और दूसरा हमें रफ दिखेगा। ये रफ क्यों दिखते हैं? तो इसका रीज़न होता है कि उस पर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसके सरफेस पे, जिससे वो कैसा दिखता है, कैसा अपीयरेंस आता है उसका? रफ आता है। और स्मूथ जो होते हैं उसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। और जो राइबोसोम का काम है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड के सिक्रेशन का काम करते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन को। तो क्या करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड है। तो ये क्या करता है? इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कुछ सब्सटेंस को जाना है तो ये क्या काम करेगा? एक चैनल की तरह, मतलब एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में सब्सटेंस है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाने में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पहुंचाने में। और हमने देखा 2 टाइप्स ऑफ ईआर थे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे। तो उनका डिफरेंट 2 फंक्शन था, एक तो सिंथेसिस और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। तो आरईआर क्या करता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। और जो स्मूथ है वो क्या कर रहा है? सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स। तो हमने क्या देखा अभी तक? गोल्गी एपेरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम क्या देखेंगे? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहाँ पे हमें मिले थे? अभी आरईआर पे मिले थे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिले थे। लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो ईआर होते ही नहीं है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते ही नहीं है, तो वहाँ पे हमें साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं ये। तो हम देखते हैं राइबोसोम्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, क्योंकि रफ प्रोकैरियोट्स में हमने देखा सेल भी छोटे होते हैं तो उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो इनका साइज, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, ये डेंस भी होते हैं और ये स्पेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं? स्पेरिकल शेप होता है इनका। विच अकर फ्रीली इन मैट्रिक्स। जो हमने देखा साइटोसोल, जो साइटोप्लाज्म में साइटोसोल्स है वहाँ फ्रीली ये अवेलेबल होते हैं और रिमेन अटैच टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोकैरियोट्स में तो ये साइटोसोल्स में होते ही हैं और यूकैरियोट्स में भी होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में साइटोसोल्स में होने के साथ साथ ये हमें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिल जाते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये दिखते हैं।
तो हमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिल जाते हैं। ये क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए के बने होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं, और इनका काम भी क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो फंक्शन क्या है? रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे उनका काम क्या होता था? ट्रांसपोर्ट करना। अब हम इसके बाद देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कभी नाम सुना है? इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एटीपी फॉर्म होता है जो यूज़ होता है एनर्जी के लिए। तो दे आर स्मॉल रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल्स। ये कैसे होते हैं? इनका स्ट्रक्चर जो होता है रॉड शेप्ड का होता है, रॉड शेप्ड का होता है। रॉड देखा है कभी? रॉड कैसे होते हैं? लंबा सा स्ट्रक्चर होगा, पतला सा, तो उस टाइप के माइटोकॉन्ड्रिया हमें दिखते हैं। हमने अभी तक क्या देखा था कि मेम्ब्रेन जो है डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस में हमने देखा था। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन होता है। एक तो होता है आउटर जो कि होता है स्मूथ एंड पोरस, और दूसरा होता है इनर जो फोल्ड फॉर्म करता है, और इसे हम क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं। आउटर जो है वो स्मूथ और पोरस होता है, इनर जो है वो कैसा होता है? फोल्ड्स बना के क्रिस्टे फॉर्म करते हैं। अब हम देखेंगे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सॉरी ये रिपीट हो गया। दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियाज में नहीं मिलेंगे, मीन्स प्रोकैरियोट्स में हमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलते हैं, और साथ ही में मैच्योर आरबीसीज में भी नहीं मिलते हैं। इसके फंक्शन पे आते हैं तो क्या काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया? सेलुलर रिस्पिरेशन, जिससे क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड होता है। हेंस प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, जो कि वाइटल एक्टिविटीज़ है। जो भी नेसेसरी एक्टिविटीज़ है उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाएगा? सेलुलर रिस्पिरेशन से होगा, जो कि कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को दे स्टोर एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? एनर्जी को स्टोर कर रहा है रिएक्शन के ड्यूरिंग इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब इसके बाद हम आते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स पे। सेंट्रोसोम है फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक। जो सेंट्रोसोम है वो सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स में। इट इज़ नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, बट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल्स। लेकिन इसमें सेंट्रियोल्स होते हैं। मतलब सेंट्रोसोम एक स्ट्रक्चर होगा लार्ज, जिसके अंदर हमें सेंट्रियोल्स मिलते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा? सेंट्रियोल्स के अंदर सेंट्रोसोम्स के अंदर सेंट्रियोल्स मिले हमें। सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर को अगर हम देखें ध्यान से तो वो कैसे होते हैं? हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। वो हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, और वो कैसे अरेंज्ड होते हैं? राइट एंगल पे। मतलब सेंट्रियोल्स राइट एंगल पे होंगे, एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा होगा। एंड ईच मेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, और वो क्या फॉर्म करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म करते हैं। तो हम देखेंगे फंक्शन पे अगर आते हैं तो ये सेंट्रियोल्स हेल्प इन सेल डिवीजन। जो सेंट्रियोल्स है उनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये हेल्प करते हैं सेल डिवीज़न में, साथ ही फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ये मूवमेंट के लिए जो ऑर्गेनेल्स है सीलिया फ्लैजिला, इनके फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। तो ये हुए सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। उसके अलावा हम आते हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है वो एनिमल सेल में हमें नहीं मिलेगा। ये किस में मिलते हैं? हमें प्लांट सेल में मिलते हैं। ये कैसे होते हैं? स्फेरिकल होंगे और डिस्क्वाइलिडल होंगे। ये साथ में जैसे हमने देखा न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन था, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन था, प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इसके अंदर खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। प्लास्टिड के अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम मिलेगा। और ये अगर टाइप्स पे आते हैं तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। ये जो है मेनली कलर पे
डिवाइडेड हैं, कलर के बेसिस पर डिवाइडेड है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर का होता है, जो क्रोमोप्लास्ट है वो, और उसके अलावा जो भी कलर हैं डिफरेंट कलरफुल प्लास्टिड है ये, और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये क्लोरोफिल में होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है डिफरेंट, जो हम प्लांट्स में देखेंगे फ्रूट्स का कलर, ये सब कहाँ से आता है, क्रोमोप्लास्ट से आता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो स्टोरेज, मेनली स्टार्च के स्टोरेज में हेल्प करता है। उसके अलावा हम फंक्शन पे देखते हैं कि क्या है फंक्शन इसका। तो फंक्शन हम देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प कर रहा है, क्रोमोप्लास्ट का वेरियस कलर प्रोवाइड कर रहा है फ्लावर को, जो कि फ्लावर क्या करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, तो ये पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है। तीसरा ल्यूकोप्लास्ट था, वो स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है, लाइक स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स, तो ये हुआ प्लास्टिड। अब उसके अलावा हम आते हैं तो लाइसोसोम। प्लास्टिड के बाद हम क्या देख रहे हैं, लाइसोसोम। तो ये कैसे होते हैं, ये स्मॉल होते हैं, स्पेरिकल होते हैं और साइक्लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विच कंटेन सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। कहीं पे यहाँ पे लिखा भी होगा कि ये सुसाइडल बैग होते हैं। हाँ, ये लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इतने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना कि ये सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है। क्या करता है, वो सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है कभी कभी, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं करता है, कोई कंडीशन रहता है, हाँ भाई सेल में कुछ आ गए हैं फॉरेन सब्सटेंस जो कि सेल को डैमेज कर सकते हैं, तो वो एक सेल से दूसरे सेल में स्प्रेड हो उससे पहले क्या करें, हम खुद के सेल को ही मार देते हैं ताकि ये फॉरेन सब्सटेंस दूसरे सेल को डैमेज ना करे। और ये लाइसोसोम जो है वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और मोस्टली एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो हम देखेंगे ये क्या करता है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ये क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस में हेल्प करेगा। और वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल जो रप्चर हो गए हैं कुछ सेल ऑर्गेनेल, ये सबको ये डाइजेस्ट करने में काम करता है। साथ ही ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो भी फॉरेन सब्सटेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस अगर आ गए हैं तो उसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। ये क्या करता है, हेल्प करता है सेल को क्लीन रहने में। क्लीन रहना कितना ज़रूरी है, हमारे आसपास का भी इन्वायरमेंट क्लीन रहता है तो हम कितना अच्छा फील करते हैं, और गंदगी में कितनी सारी बीमारियां फैलती है। तो सेल में क्या होता होगा, गंदगी, सेल में क्या होता है, कुछ सेल ऑर्गेनेल रप्चर हो गए या फिर कुछ ओल्ड हो गए तो डेड हो गए, तो ये क्या करता है लाइसोसोम, उनको वहाँ से रिमूव करता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो डाइजेस्ट करता है जिससे क्या होता है, वो क्लीन हो जाते हैं। और साथ ही में ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, कोई सेल जब डैमेज होता है तो वो क्या करता है, लाइसोसोम में बर्स्ट, वो फट जाएगा और क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करेगा और वो डाइजेस्ट कर देगा सेल को। इसीलिए हम इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब इसके अलावा हम आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वैक्यूल्स। क्या देखेंगे, सेल में और ऑर्गेनेल्स क्या है, वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स जो होते हैं ना, ये लिक्विड या सॉलिड फील्ड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, मतलब मेम्ब्रेन से बाउंड है। और उसमें मेनली हम देखेंगे 90% सेल का, ये प्लांट सेल में हम देखेंगे सेल का 90% स्पेस ये ले लेता है, लेकिन एनिमल में ये थोड़े स्मॉलर होते हैं। इन प्लांट्स वैक्यूल आर लार्ज एंड परमानेंट। जो प्लांट्स में वैक्यूल्स मिलेंगे हमें वो लार्ज और परमानेंट होंगे, लेकिन एनिमल्स में छोटे और टेम्पररी होंगे। ड्यू टू इट्स साइज अदर ऑर्गेनेल इंक्लूडिंग न्यूक्लियस शिफ्ट टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट्स में देखेंगे कि ऑर्गेनेल वैक्यूल इतना बड़ा है, उसके कारण क्या होता है ना, न्यूक्लियस सेंटर से
थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं, सेंटर में हमें न्यूक्लियस नहीं मिल पाते हैं प्लांट्स में, लेकिन एनिमल में हमें ये सेंटर में मिलता है क्योंकि वैक्यूल एनिमल में स्मॉलर होते हैं। तो ये वैक्यूल्स का काम क्या होता है? वैक्यूल्स का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। ये सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। टर्जिड रखता है, रिजिड रखता है सेल को। कौन? वैक्यूल। तो हमने क्या देखा? सारे सेल ऑर्गेनेल्स को गोल्गी एपेरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, तो हमने ये सब क्या देखा? सेल के ऑर्गेनेल्स को। अब हम देखते हैं सेल के स्ट्रक्चर पे आएंगे। एक हमारा और रह गया पर ऑक्सीजोम्स। ये कैसे होते हैं? ये स्मॉल होते हैं और स्पेरिकल होते हैं, और ये पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम कंटेन करते हैं। कैसे एंजाइम? पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम। क्या करवाएगा? ये ऑक्सीडेशन करवा देगा। और ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। हमने क्या देखा था? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन थे, साथ में न्यूक्लियस तो डबल मेम्ब्रेन था ही। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो थे, या फिर प्लास्टिड बोले तो वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड थे, लेकिन पेरोक्सिसोम भी बाकी स्ट्रक्चर की तरह सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। और ये हमें कहाँ मिलेगा? किडनी और लीवर सेल में हमें ये ज़्यादा मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? किडनी और लीवर सेल में। इसका फंक्शन क्या है? कुछ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन को परफॉर्म करवाना। जिससे क्या होता है? ये कहाँ पाए जा रहे हैं? लीवर और किडनी में, जिसका मेनली काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडेटिव रिएक्शन करवा के डिटॉक्सिफाई करेगा। सारे जो लीवर में हम जानते हैं कि ऑर्निथिन साइकिल होता है, जिसमें क्या होता है? अमोनिया यूरिया फॉर्म करता है, जो कि कम टॉक्सिफाइड एलिमेंट है अमोनिया से यूरिया। तो ये क्या करता है? इसका मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीडेटिव रिएक्शन करके डिटॉक्सिफाई करवाना। ऐसे जो बेस्ड है, जो नाइट्रोजिनस बेस्ड है या फिर किसी भी तरह की बेस्ड है, उनसे डिटॉक्सिफाई कराना सेल को। तो ये किसका काम है? पेरोक्सिसोम्स का। अब हम देखेंगे ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो एनिमल सेल का है। अभी तक हम क्या देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स किस में पाए जा रहे थे। अब हम देखते हैं कि उनका पोजीशन कैसे होता है। अभी हम एनिमल सेल देखते हैं, इसके बाद हम प्लांट सेल देखेंगे। तो जो हमारा सेंटर है उसमें क्या होगा? उसमें हमें न्यूक्लियस मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। और जो आउटर स्ट्रक्चर है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो हमने देखा ये जो आउटर स्ट्रक्चर है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो ये सेंटर में हमें दिख रहा है वो क्या है? न्यूक्लियस है। अब हम आते हैं सारे साइटोसोल में जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। तो हम सेल ऑर्गेनेल्स पे आते हैं। तो हमने क्या देखा था पहले? सबसे पहले हमने क्या देखा था? गोल्गी एपेरेटस। तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। ये कैसा था? हमें दिख रहा था कि पैरेलल स्टैकिंग लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। तो हमें इस पिक्चर में दिख सकता है ना, ये एक के बाद ऐसे दूसरा फिर तीसरा। तो ये कैसा है? पैरेलल ही है ऑलमोस्ट। तो ये गोल्गी एपेरेटस हुआ हमारा। अब उसके बाद हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने हमने क्या देखा था? 2 टाइप्स होता है। और ये क्या होता है? न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड होता है। तो हम देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियस के सबसे पास में दिखेगा वो हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता है, और उससे थोड़े से दूर दिखेंगे तो ये स्मूथ, इधर वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो हमने ये देखा, और साथ में न्यूक्लियस में हमने डिवीज़न देखा था। तो न्यूक्लियर में इन्वेलप हमें दिखा था, उस पर न्यूक्लियर पोर्स थे। और ये हमारा बीच में जो क्या है? न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म है। तो हम और स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हमें दिखेगा। और राइबोसोम
इसी साइटोसोल में बिखरे हुए होंगे बहुत सारे लाइसोसोम भी हमें यहाँ दिख रहा है। और साथ में हमने क्या देखा था, सेंट्रियोल्स भी देखे थे जो कि सिर्फ एनिमल सेल में पाए जा रहे थे। तो हमने क्या देखा, एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को। और एनिमल सेल और प्लांट सेल में हमने क्या देखा था कि प्लांट सेल में सेल वॉल होते थे, इसमें नहीं है। और साथ ही में इसमें वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन बहुत छोटे कहीं कहीं पे, और टेम्पोररी है। लेकिन हम प्लांट सेल में जैसे ही आएंगे, वैक्यूल हमें बहुत लार्ज स्पेस में दिखेगा। तो हमने अभी क्या देखा, एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को। आउटर स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, आउटर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और अंदर में हमें क्या मिला, न्यूक्लियस मिला, जिसमें न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब हमें दिख रहा है। उसके बीच में हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है, जिसमें साइटोसोल्स में हमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल देखने को मिले, जैसे कि गोल्गी ऑपरेटस, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम। तो ये एनिमल सेल हुआ। अब हम आ जाते हैं प्लांट सेल पे। तो ये पिक्चर में हमारा प्लांट सेल है। सबसे पहले हमारी नज़र जाती है किस पे, इतने बड़े से स्ट्रक्चर पे। ये क्या हो सकता है, अभी हमने क्या देखा था, ये है वैक्यूल, जो सेल का सबसे ज़्यादा हिस्सा ले रहा है प्लांट सेल का। तो इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल, प्लांट सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद भी एक कवरिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। उसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। वहीं पे एडजेसेंट सेल वॉल भी हमें मिल जाएगा। तो ये क्या हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस इसका शिफ्ट कर गया है। पहले क्या है, पहले इसमें सेल मेम्ब्रेन है, और उसके आउटर में भी हमें क्या मिलेगा, सेल वॉल मिल जाते हैं, जो कि किससे बने होते हैं, सेल्यूलोज से बने होते हैं। बीच का जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है वो शिफ्ट कर गया है, क्योंकि लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस से ही सटा क्या होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और उसी के आसपास हमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाएंगे। और प्लांट्स में प्लास्टिड भी हमें मिल रहे थे ना, तो प्लास्टिड भी मिल गया, जिसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और क्या हम देखेंगे, गोल्गी एपेरेटस मिलेगा, न्यूक्लियर इनवेलप, बाकी सारे स्ट्रक्चर हमें एनिमल सेल जैसे मिलेंगे। लेकिन सबसे जो मेजर डिफरेंस है सेल वॉल का और वैक्यूल का। और साथ में हम क्या देख सकते हैं कि इसका जो वैक्यूल है वो बहुत बड़ा है, और साथ में इसमें प्लास्टिड भी प्रेजेंट है। तो ये हुआ हमारा प्लांट सेल। अब हम इसे एक चार्ट से देखते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस होता क्या है। ये तो हमने पिक्चर से देखा, अब हम इसे चार्ट से देखते हैं। तो हम देखेंगे प्लांट सेल आर लार्जर एज कंपेयर टू एनिमल सेल। कौन लार्जर होते हैं, एनिमल सेल या प्लांट सेल? तो प्लांट सेल जो होते हैं वो लार्जर होते हैं, एनिमल सेल जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, आउटर जो होता है वो सेल वॉल होता है, लेकिन सबसे आउटर जो एनिमल सेल में होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होता है। हमें प्लांट सेल में प्लास्टिड मिलते हैं, प्लास्टिड में जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, हमें क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में मिलेंगे, लेकिन एनिमल सेल में वो एब्सेंट होते हैं। सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, हमने देखा था सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट थे, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट थे। क्या, सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम्स। और वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में लार्ज है, एनिमल सेल में स्मॉल है। तो हमने क्या देखा, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस, कि प्लांट सेल बड़े हैं और एनिमल सेल छोटे हैं। प्लांट सेल का जो आउटर लेयर है वो सेल वॉल है, एनिमल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल ऑर्गेनेल्स पे आते हैं तो वैक्यूल प्लांट सेल में बड़े होते हैं, एनिमल सेल में छोटे होते हैं और टेम्पररी भी होते हैं। और ऑर्गेनेल्स में सेंट्रोसोम जो है प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे, सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे, लेकिन एनिमल सेल में मिलते हैं। ये क्या करते हैं, सेल डिवीज़न में हेल्प करवाते हैं।
और साथ ही हम प्लास्टिड को देखेंगे तो प्लास्टिड सिर्फ हमें प्लांट सेल में मिलते हैं, एनिमल सेल में नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से हमने आज क्या क्या देखा? हमने देखा कि सेल क्या होता है, सेल के नंबर के हिसाब से डिवीज़न जो है वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। और सेल के स्ट्रक्चर पे अगर हम आते हैं तो कैसे होते हैं सेल्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिसमें प्रिमिटिव कौन था, प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट जो थे वो एडवांस थे। प्रोकैरियोट्स किस में पाए जाते हैं, मेनली बैक्टीरियाज में। यूकैरियोट्स प्लांट में, एनिमल में। साथ में हमने क्या देखा, सेल के डिफरेंट शेप्स भी होते हैं। नर्व सेल हमने देखा कैसे रेड स्ट्रक्चर का था, हमने ब्लड सेल को देखा स्पेरिकल था। तो शेप भी डिफरेंट होता है, साथ में साइज भी वेरी करता है। प्रोकैरियोट्स के सेल जो होते हैं वो छोटे होते हैं, यूकैरियोट्स के बड़े होते हैं। उसके अलावा हमने क्या देखा कि सेल का जो कंपोजिशन है वो मेनली सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से बना है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी आउटर कवरिंग किसी किसी में देखने को मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल, जो कि हमें प्लांट्स में मिल जाएंगे, प्रोकैरियोट्स में भी मिल जाते हैं, फंजाई में भी मिल जाते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, सारे के स्ट्रक्चर को देखा। फिर हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर साइड में था, सेंटर में हमें क्या मिला, न्यूक्लियस मिला, उसके बीच के स्पेस को हमने क्या कहा, साइटोप्लाज्म कहा। साइटोप्लाज्म कहा बीच के स्पेस को, जिसमें साइटोजोल होगा उसका कंपोजिशन। उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हमें मिले, जैसे कि गोल्गी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरेक्सिसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सब डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल देखे हमने। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि प्लांट और एनिमल सेल कैसे वेरी कर रहे हैं। मेनली उनका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन थोड़ा सा हम डिफरेंस देखे तो हमने डिफरेंस में क्या देखा कि सेल जो होता है प्लांट सेल का वो प्लांट सेल का बड़ा होता है, एनिमल सेल का छोटा होता है। जो मेजर कंपोजिशन है प्लांट सेल में, वो ज़्यादा स्पेस कौन ले रहा है, वैक्यूल उसका 90% स्पेस ले रहा है। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं हो रहा है, वैक्यूल्स या तो बहुत छोटे हैं या तो वो एब्सेंट ही है, वो टेम्पररी वैक्यूल्स हमें मिलेंगे एनिमल सेल में। साथ ही में एनिमल सेल में हमें सेल वॉल नहीं मिलेगा, प्लांट सेल में मिलेगा। हमें प्लास्टिड भी एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें प्लांट सेल में मिलेंगे। सेंट्रोजोम हमें एनिमल सेल में मिलेगा, सेंट्रियोल सेंट्रोजोम हमें एनिमल सेल में मिलेगा, लेकिन प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से हमने सेल के डिफरेंट डायमेंशन से सारे पॉइंट को देखा। तो इस तरह से हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या था, सेल, उसको हमने आज फिनिश कर दिया। तो थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।